हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टी से 2019 में एक सवाल था। सवाल था स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। और उससे आगे लिखना द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखना द चार्ज ऑन ए बॉडी is always an integral multiple of charge on an electron, that is Q equal to plus minus Ne, where E equal to charge on an electron and its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या कूलम्ब्स लॉ? यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये लॉ ठीक वैसा ही है जैसा कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एग्जैक्टली वैसा ही इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between any two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस R। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर two point charges Q1 and Q2 separated by a distance R, then according to Coulomb's law, this force of interaction will be directly proportional to the product of charges and this force is inversely proportional to the square of distance between them. ओके,
अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get this f is proportional to q1 q2 by r square। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा k q1 q2 by r square, where this k is a constant of proportionality और इसका वैल्यू ना, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द permittivity of the medium, ओके। तो जब मीडियम एयर होता है, when medium is air, then k बराबर होता है 1/4 pi epsilon naught, then this k is equal to 1/4 pi epsilon naught। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, 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 कुछ लोग इसको एप्साइलन भी बोलते हैं, दोनों ही उच्चारण सही है। ओके, और इसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना होता है। तो इसका यूनिट भी याद रखिएगा, तो इसका यूनिट पूछा था 2014 और 2016 में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आप लिख देना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम k के स्थान पर इसको लगा देंगे। ठीक है, ये बराबर, ओके, therefore this f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर इंटू r कैट। यहाँ r कैट है यूनिट वेक्टर, क्या 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर। ओके, वेयर r कैट इज ए यूनिट वेक्टर, r कैट इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर है ना, मान लिया कि a कैट यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a।
ओके, तो वेक्टर ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा देना है। ओके, अब इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपका फिजिक्स में एक सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला से रहता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में रहता है, इसलिए हम प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी जितना भी पढ़ते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको हम यहीं से डिराइव करेंगे। F बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 4 पाई तो डायमेंशनलेस है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय F R स्क्वायर। ओके, अब इनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। चार्ज का होता है 80, ठीक है, तो ये होगा 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का l पर t स्क्वायर, फिर r है डिस्टेंस, ये हो जाएगा l स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l क्यूब पर t स्क्वायर। ओके, अब ये m ऊपर चला जाएगा तो पर m होगा, l ऊपर पर l क्यूब। ओके, t यहाँ -2 है, ऊपर चला जाएगा, t स्क्वायर रहेगा, तो t पावर 4 a स्क्वायर। यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एनी परमिटिविटी। ओके, ठीक है, आगे हम सीखेंगे ये परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ओके, permittivity of a medium is the measure of how easy or difficult it is to form an electric field inside the medium. So it is a measure of how easy or difficult it is, okay, difficult it is to form an electric field inside a medium, ओके, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी और इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या, एप्सिलॉन आर और के। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी may be defined as the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space. That is, epsilon r is equal to k, this is equal to epsilon m by epsilon naught, where epsilon m is permittivity of medium and epsilon naught is permittivity of फ्री स्पेस। ओके, तो यहां से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। ओके, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल था,
एक सवाल था 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में, ठीक है, 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में था कंपार्ट 2018। ओके, ठीक है। सवाल था द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81. Okay, relative permittivity of water is 81 if epsilon W and epsilon naught are permittivities of water and vacuum respectively. Then which of the following is true? यह सवाल। ऑप्शन था epsilon naught equal to 9 into epsilon W। ऑप्शन नंबर बी था epsilon naught equal to 81 epsilon W। सी था epsilon W is equal to 9 epsilon naught। और डी था epsilon W equal to 81 epsilon naught। तो ये आसान सा सवाल था, है ना। तो ये वाला रिलेशन से बनेगा, एप्सिलॉन डब्ल्यू हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी 81 दिया हुआ है, तो ये होगा आंसर। ओके, ठीक है, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ से 2019 में एक सवाल था, झारखंड बोर्ड का मैं सवाल दे रहा हूं क्योंकि मैं झारखंड बोर्ड में ही पढ़ाता हूं, बोर्ड से ही पढ़ाता हूं। ओके, तो सवाल था 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम and +4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. With a force of 10 Newton. If charge is given an additional, if each is given an additional charge of -6 microcoulomb, then the new force is ऑप्शन नंबर ए था 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी था 4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी था 5 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी था 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन। ओके, तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं, तो हल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप चुनिएगा, इससे अंदाजी ढेला नहीं मापा है। ओके, तो हमारे पास है Q1 है +3 माइक्रोकूलम, Q2 है +4 माइक्रोकूलम, उसके बाद फोर्स है, ओके, फोर्स है 10 न्यूटन। सवाल पूछता है कि यदि दोनों चार्ज को -6 माइक्रोकूलम चार्ज दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा। तो वैसी स्थिति में, ठीक है, Q1 डैश बराबर होगा +3 - 6, तो ये होगा -3 माइक्रोकूलम। Q2 डैश बराबर होगा ना +4 - 6, ये हो गया -2 माइक्रोकूलम। अब कूलम्ब्स लॉ से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाय r²। अब क्या करना है आगे, F डैश और F का रेशियो निकालना है, तो 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसल, r² कैंसल हो जाएगा, तो ये होगा Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाय Q1
Q2। ओके, तो ये हो जाएगा F डैश बाय 10 इक्वल टू Q1 डैश हमारे पास है -3 और Q2 है -2 डिवाइडेड बाय Q1 है 3 और Q2 है 4। ओके, तो ये हो जाएगा F डैश बाय 10 इक्वल टू, है ना, 3 2 जार 6 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 4 जार 12, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। Therefore F dash equal to 10 by 2, 2 5 jar 10 equal to 5 Newton. Okay, therefore the correct answer is C. Okay, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, ठीक है। इस बार के एग्जाम के लिए जैक ने 2 सेट दिया है। सेकेंड सेट में एक सवाल है, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म हम लोग बाद में आएंगे, लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये लॉ उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लागू होता है। ओके, और साथ ही साथ ये उसी केस में वैलिड है जब दोनों ही पॉइंट चार्ज रेस्ट में होंगे। ओके, इट इज वैलिड when both the point charges are at rest, ठीक है। इट इज वैलिड only when, या only ऐड कर देना, only when both the point charges are at rest। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों में से कोई एक चार्ज मोशन में होगा और एक रेस्ट में होगा, तो ये वैलिड होगा कि, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट चार्ज में से कोई एक चार्ज रेस्ट में होगा और एक चार्ज मोशन में होगा तो भी ये नियम वैलिड होगा। ओके, ठीक। तो ये होता है चार्जेस एट रेस्ट के लिए केवल वैलिड होता है, तो इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट वैलिड फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस which are not at rest or a system which has so many charges। थर्ड में लिख देते हैं इट इज वैलिड only for those cases where inverse square law is applied। ओके, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो इसका मतलब है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, है ना, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ R स्क्वायर। ओके, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर का मतलब है अगर हम R और F के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस टाइप से होगा, ठीक है। R बढ़ेगा तो F घटेगा, R घटेगा तो F बढ़ेगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
फिर उसके बाद कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, बाय।